Now our next question of the case study is question number 38. And the question is, read the following passage and answer the question given to you. ठीक है, तो पहले तो आप इस चीज को समझो। देखो ये आपकी क्या है, आपको एक काइंड ऑफ एक मिसाइल दिखाई दे रही है, ठीक है, या शॉटगन कह लो। अब आपको क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कहा गया आपको, दीज आर टू एयरक्राफ्ट गन। तो ये दो एयरक्राफ्ट गन है आपकी, एक होगी गन ए, एक होगी गन बी। मतलब दैट इज एज्यूम दैट ये होगी गन ए, इसको ले लेते हैं गन बी। गन ए और गन बी, फिर क्या कहा जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट a shell fired from them hit an airplane are 0.3 and 0.2। आपको ये कहा जा रहा है कि इस गन से आपने प्लेन को टारगेट किया, टारगेट हिट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.3। और ये गन जो टारगेट को हिट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.2। यस और नो? ये समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कितनी 0.2। फिर आपको ये कहा जा रहा है, बोथ ऑफ देम फायर्ड वन शेल एट एन एयरप्लेन एट द सेम टाइम। दोनों से आपने फायर किया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आपने शेल फायर किया है वो प्लेन को हिट करेगा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। याद है आपको, हमने क्वेश्चन किया था, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बी भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकता है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी दोनों में से कोई सॉल्व कर ही देगा। तो हमने क्या कहा, ए सॉल्व करेगा, हो सकता है बी ना करे, और यानी कि प्लस बी सॉल्व कर सकता है, ए ना करे। यही करते थे हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे ही करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको कि ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसकी तो 0.3 है, तो ना होने की क्या होगी, 1 से माइनस कर दो 0.7। बी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, तो बी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। पहले बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन। तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है ए हिट कर दे, बी ना हिट कर पाए, दैट इज नॉट, या और प्लस ए ना हिट कर पाए, ए जो है उस टारगेट को हिट ना कर पाए, बट बी हिट कर दे। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो ए हिट करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी हिट नहीं करता, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड किया 0.8, ए टारगेट हिट नहीं कर पाता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो बी हिट कर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 8 3 जा 24, तो कितना हो गया 0.24, 7 2 जा 14, कितना हो गया 0.14। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.24 का मतलब 24/100, और 0.14 का मतलब 14/100। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो यहां से आप एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, 24 + 14 38/100 दैट इज 0.38। फर्स्ट पार्ट क्लियर? क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया आपको, इफ इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, then what is the probability that it was fired from B। तो कंडीशन लगा दी ना, if it is known that, if आ गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो पहले तो देखो क्या कहा गया आपको, इस आपको ये कहा जा रहा है, इफ इट इज नोन दैट कि एग्जैक्टली वन हिट करेगा, कि अगर आपको पता है कि एक हिट करेगा ही करेगा। इफ इट इज नोन दैट शेल फायर्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द प्लेन, तो ये गिवन है ना, इफ वाला ये वाला केस गिवन है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट, ये गिवन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बी से फायर हुआ था जो हिट कर रहे हैं। समझ आ गया? तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट द प्लेन इफ एग्जैक्टली वन हिट, ये फाइंड करना है। ये बात समझ में आ रही है? अब आपको पता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, पी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। यही कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो अब इधर देखो आप, एग्जैक्टली देखो बी ऊपर न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन होता था, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन हिट, यही तो होगा, बी हिट द प्लेन इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन। जहां मैं एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन की बात करता हूं, देखो
अब ध्यान से दोनों केसेस को लेके चलो आप, ठीक है। एग्जैक्ट देखो, P हिट द प्लेन, बी ने प्लेन हिट कर दिया और एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन, तो इसका मतलब तो यही वाला केस हुआ ना आपका, यही वाला तो केस है। एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन, बी ने हिट किया, ये ने तो हिट नहीं किया, तो ये जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 14/100। यस और नो? समझ में आ गया? भाई बी हिट द प्लेन, इंटरसेक्शन एग्जैक्टली वन हिट द प्लेन, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए ने हिट नहीं किया है, बी ने हिट कर दिया है। ए ने हिट नहीं किया और बी ने हिट कर दिया, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 14/100। तो क्या ये न्यूमरेटर समझ में आ रहा है आपको? अपॉन एग्जैक्टली वन हिट, एग्जैक्टली वन हिट ये भी आपने अभी फाइंड किया था कि दोनों में से किसी एक ने ही हिट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.38। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव, जब इसको सॉल्व करोगे, देखो 100 से तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, 14/38, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 9 जा 80, तो इट विल बी इक्वल टू 7/90। ये क्लियर हो गया है? दोबारा बताओ, क्लियर है? ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज, देखो एक क्वेश्चन ये हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 34 का जो और वाला पार्ट था, ये दो क्वेश्चन हमारे छूट गए थे, मुझे बाद में स्टूडेंट ने बताया जब आप लोगों ने कहा कि सर ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 का ये और वाला पार्ट रह गया एक हमारा, और क्वेश्चन नंबर 35, बाकी सारे क्वेश्चन हम इस पेपर के कर चुके। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 का ये और वाला पार्ट जो है आपका, ये है क्या आपका, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट आर x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू -40, z इक्वल टू 40। यहाँ पर जो t है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड को, टाइम है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर, यानी कि ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है ये किसमें है, किलोमीटर। एक पॉइंट जो मूव कर रहा है किलोमीटर में मूव कर रहा है वो बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, पहला क्वेश्चन ये है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं कि इस रॉकेट का पाथ क्या होगा। देखो भाई, रॉकेट जो है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये तो क्लियर है कि स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। अब कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से मूव करती है तो देखो वैसे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी, z माइनस z1 बाय सी। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि x1 भी 0, y1 भी 0, z1 भी 0। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x बाय ए, y बाय बी और z बाय सी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो x की वैल्यू क्या है 2t, y की वैल्यू क्या है -40 और z की वैल्यू क्या है 40। पहले बताओ ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड कर दूं तो x/2 हो जाएगा, और x/2 किसके इक्वल होगा, t। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो y/-4 किसके इक्वल होगा, t। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो z/4 किसके इक्वल होगा, t। और ये सारे किस, ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इज द पाथ ऑफ रॉकेट पासिस फ्रॉम ओरिजिन विद डायरेक्शन रेशियोज, ये क्या हो जाएंगे, एक्स वाई एन एस x1 बाय ए था, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए 2 -4 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पॉइंट का क्या डिस्टेंस होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस ऑफ रॉकेट फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 10 सेकेंड, कितने सेकंड के बाद पूछा गया है, 10 सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद पूछा गया है, इन 10 सेकंड। तो टी की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, यहाँ टी की जगह 10 रखोगे तो वाई कितना आ जाएगा -40, यहाँ टी की जगह 10 रखोगे। इसका मतलब ओरिजिन से ये वाला पॉइंट, लेट द पॉइंट बी पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कितना होगा 20, वाई होगा -40 और जेड कितना होगा 40। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको फाइंड, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये क्लियर होगी बात? ठीक है। तो देखो, तो लेट दैट पॉइंट बी पी, 2t -40 और t की वैल्यू कितनी है 10, तो ये पॉइंट हो गया p, और o क्या हो गया आपका ओरिजिन। तो क्या होता है x2 - x1 होल स्क्वायर तो 20 स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर तो -40 स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर तो 40 स्क्वायर। 400 1600 1600 सॉल्व करोगे रूट 3600,
और √3600 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में कहा गया है एट व्हाट डिस्टेंस विल द रॉकेट, ये हो गया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 सेकेंड। उस रॉकेट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस होगा 10 सेकेंड के बाद। तो 10 सेकेंड का मतलब ये तो क्लियर होगा कि पॉइंट आपका क्या होगा 20 माइनस 40 40। इस पॉइंट का, मेरा कहने का मतलब ये है, अब यहां समझो आप कि आपको इस पॉइंट का 10 सेकेंड के बाद यही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू यही आ रही है ना, इस पॉइंट का इस लाइन से जो गिवन इक्वेशन लाइन से क्या डिस्टेंस होगा 10 सेकेंड के। मान लो इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई कर रहा है कि इस लाइन पर इस गिवन लाइन, ये लाइन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस लाइन की अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन लिखो, तो आप क्या कहोगे x माइनस x1, ये x1 होता है अपॉन ए आपका क्या डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू y माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा +10 अपॉन क्या हो जाएगा -20 इक्वल टू z माइनस z1 होता है, तो z1 क्या हो जाएगा आपका 40 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। इजी समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मान लो लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 10 लैम्डा -20, यहाँ शिफ्ट होगा +20, ये क्लियर। y इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 लैम्डा -10, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लैम्डा, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो +40। तो जो पॉइंट उस लाइन पर लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट दैट पॉइंट बी क्यू, वो होगा 10 लैम्डा +20 x -20 लैम्डा -10 y और 10 लैम्डा +40 z। यस और नो। तो ये चीज जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वो यही दिखा कि जो पॉइंट इस पर लाई करेगा वो ये होगा। समझ में आया कैसे है ये पॉइंट, इस तरह से फाइंड किया। इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c इक्वल टू लैम्डा। लेट द पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन बी पॉइंट q। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 10 लैम्डा +20 -20 लैम्डा -10 और 10 लैम्डा +40। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, कैन आई से दैट ये जो लाइन पी क्यू है, ये पूरी जो लाइन है वो इस पूरी लाइन L1 पे परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। अब पी क्यू के अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करूं तो देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z, ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये हो गया z। तो इसका a क्या होगा, इसका a क्या होगा x2 माइनस x1। तो देखो 10 लैम्डा +20 -20 ये कट जाएगा, करना आ गया x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा 10 लैम्डा y2 माइनस y1, तो -20 लैम्डा -10 माइनस y1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -20 लैम्डा +30 होगा, -20 लैम्डा -10, ये -40 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -y1 करते हैं तो +40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -20 लैम्डा और +30। ये क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका -20 लैम्डा +30 और Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, तो Z2 क्या है आपका 10 लैम्डा +40, Z1 क्या है -40, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आपका 10 लैम्डा। ये सारी कहानी क्लियर, ठीक है। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 10 -20 और 10। समझ में आ गया। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि पहले हम फाइंड करेंगे पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो जो कुछ इस तरह से आएंगे 10 लैम्डा -20 लैम्डा +30 और 10 लैम्डा। पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है और L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, दीज आर। तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा 0 के। तो जब आप वैल्यूएशन पुट करोगे, जब आप वैल्यूएशन पुट करोगे तो देखो ये वैल्यूएशन 100 लैम्डा -20 लैम्डा इंटू -20 400 लैम्डा +30 इंटू -20 -600
प्लस 10 लैम्डा इंटू 10 प्लस 100 लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, ये आपका लैम्डा वाला जो पार्ट है आपका 4 प्लस 1 5 प्लस 1 600 लैम्डा, माइनस 600 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इक्वल टू 600, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 1। अब ये पॉइंट उठा के अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, यहाँ पुट कर दूं, तो ये पॉइंट क्या होगा, देखो 20 प्लस 10 30 होगा, माइनस 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा -30, 40 प्लस 10 क्या हो जाएगा 50। तो आपको इस पॉइंट का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, इस क्यू पॉइंट का इस पी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। अब समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे तो देखो ये आ गया पी और क्यू, ठीक है। तो x2 माइनस x1 30 माइनस 20 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 30 प्लस 40 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 50 माइनस 40 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 रूट 300। इसका मतलब हो गया 3 इंटू 100 दैट इज 100 रूट 3 यूनिट। इज इट क्लियर, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, आपको ए मैट्रिसेस गिवन है, क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। फिर उस ए इनवर्स का यूज करके आपको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना, मींस आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। कैसे, देखो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, भाई एग्जिस्ट भी कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब डेटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड किया होगा तो ये आपका -1 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। कैसे फाइंड करते थे, अगर A11 फाइंड करना आपको तो क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1। A21 फाइंड करना तो -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 2 प्लस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू -2 कितना होगा -4, विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो ये 0 आ रहा है। ऐसे A12 देखो, A12 तो A12 में क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 3 इंटू -2 क्या होगा -6, विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये होगा -2, और -1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 कितना होगा, और -1 की पावर 3 करूंगा तो क्या आएगा -1, तो -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2। समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मुझे A13 फाइंड करना तो क्या करोगे, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 3, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 -2, तो -1 रेज टू पावर में जो है वो इवन है तो 1 ही होगा, और ये आपका 1 तो 1 ही आएगा। इसी तरह से आप जब सारी वैल्यूज फाइंड करोगे तो ये आपका A21 है, ये आपका -1 आएगा, A22 -9 आएगा, A23 आपका -5 आएगा, ठीक है। A31 आपका 2 आएगा, A32 आपका 23 आया होगा, और आपका A33 ये आपका आया होगा 13। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब आपने एडजॉइंट की वैल्यू लिखी होगी तो देखो एडजॉइंट ऑफ A11 क्या होता है, A11 A12 A1, यही था। तो ये आपका होगा 0 2 1, देखो 0 2 1, A21 A22 A23 -1 -9 5, तो ये आपका आएगा -1 -9 5। फिर आपने फाइंड किया होगा A31 A32 A33 2 23 और 13, 2 23 और 13, तो देखो 2 23 और 13, ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी आपकी, -1, माइनस को अंदर शिफ्ट करो साइन अपोजिट, जो प्लस वाली टर्म है वो किसकी हो जाएगी, माइनस वाली, जो माइनस वाली टर्म है वो सारी क्या हो जाएगी प्लस, और जो प्लस वाली टर्म है सारी क्या हो जाएगी माइनस। ये क्लियर है। अब ए इनवर्स तो आ गया, इसका यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, इन इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, दीज आर द गिवन इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, देखो यहां से अगर मैं एक ही वैल्यू निकालता हूं तो ये आएगी ना, पहले तो x2 3 1, फिर -3 2 1, और फिर 5 -4 -2, कैन आई से दैट ये आपकी ए की इक्वल ही आ रही है वैल्यू, 2 3 1 -3 2 1, तो ए इनवर्स भी सेम ही होगा फिर तो, भाई सेम वैल्यू तो आ रही है, तो ए इनवर्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है।
ऐसे अब आप उसका यूज करो, समझ में आ गया? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन क्या होती है आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू क्या होता है बी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने अभी फाइंड किया है, उसी का तो यूज करना है आपको। ये पूरी वैल्यू एज इट इज उठा के रख दो, ए इनवर्स की जगह ये आ जाएगा आपका। और बी क्या होता है आपका नंबर जो इक्वेशन में है, इक्वेशन में जो कांस्टेंट नंबर है वो आपके क्या क्या है देखो, 11 -5 और -3, ये वैल्यू बी की है, ये समझ में आ गया? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। तो बी हो गया 11 -5 और -3, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना था, तो कैसे करोगे, 0 इंटू 11 0, 1 इंटू -5 ये 1 है, 1 इंटू -5 -5, और -2 इंटू -3 +6, देन -2 इंटू 11 -22, 9 इंटू -5 -45, और -23 -3 69, -3 इंटू 11 -11, 5 इंटू -5 -25, और -13 इंटू -3 +39। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 -5 क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करके आएगा 2, इसको सॉल्व करके आएगा 3, तो ये आपका, और यहाँ क्या हमारा पेपर पूरा कंप्लीट। ठीक है,